सुषमा को देखने जो बर पक्ष आने वाले थे वे नियत समय पर आए। उनमें लड़का जीवेश सहित उसके पिता यशपाल और मामा आए थे। सुषमा उन्हें चाय नाश्ता देने गई। उन लोगों की दृष्टि सुषमा पर जा टिकी। सुषमा भय और लज्जा से घबराई हुई थी, मगर उसने आगंतुकों को चाय नाश्ता दिया और कनखियों से जीवेश को देख भी लिया। उसने जीवेश को पसंद कर लिया और वह वापस आ गई। यशपाल, जयदेव और मामा इधर उधर की बातें करने लगे। जीवेश की आंख अभी भर नहीं पाई थी। वह पुनः सुषमा को देखने का इच्छुक था, मगर कहें तो कहें किससे। मामा से कह सकता था, मगर वे तो जीवेश की ओर दृष्टि ही नहीं डाल रहे थे। मामा की दृष्टि जैसे ही जीवेश पर पड़ी, जीवेश ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। मामा को इशारा समझने में कठिनाई नहीं हुई। कुछ ही देर बाद मामा ने जयदेव से सुषमा को पुनः देखने का अनुरोध किया। सुषमा तक आवाज़ पहुंच चुकी थी। उसने तो सोचा था देखने दिखाने की औपचारिकता खत्म हो गई, मगर यहाँ पुनः देखने का अनुरोध हो चुका था। उसे मामा पर क्रोध आया। मुझे प्रदर्शनी की वस्तु बना रहे हैं। तत्क्षण उसके विचार में परिवर्तन आया। मामा ने कोई गलती नहीं की है। शायद वे मुझसे कुछ और बातें भी करना चाहते होंगे। आखिर लड़की बहरी गूंगी भी तो हो सकती है। सुषमा आई। उसे कुर्सी पर बैठने को कहा गया। वह कुर्सी पर बैठ गई। सुषमा के लिए क्षण भारी पड़ रहा था। वह चाह रही थी कि जो भी पूछना चाहते हैं जल्दी पूछें और जाने की अनुमति दें। यशपाल ने पूछा, सुषमा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी, स्नातक हूँ। सुषमा का उत्तर था। कढ़ाई बुनाई का ज्ञान होगा ही? जी हाँ। अब्बर पक्ष वाले संतुष्ट थे। इतनी ही बातों से वे जांच चुके थे कि लड़की न गूंगी है न बहरी। उन्हें सुषमा पसंद आ गई। सवाल जवाब हो चुके थे। सुषमा भीतर चली गई। भोजन का समय हो चुका था। जयदेव ने मेहमानों से भोजन करने का आग्रह किया। वे टालने लगे। सुषमा के मन में विचार उठने लगा, ये लोग भोजन करना क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? कहीं ये लोग पहले लेन देन की बात तो करना नहीं चाहते? पिताजी चुप्पे साधे क्यों बैठे हैं? उन्हें जो देना है स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? अंततः जयदेव के अनुरोध को बरपक्ष वालों को मानना ही पड़ा। वे भोजन करने बैठ गए। रजनी ने सुषमा को भोजन परोसने के लिए कहा। सुषमा खींच गई, पर वह मात्र दिखावा था। वह स्वयं जीवेश को आंखें भरते तक देखना चाहती थी। वह थोड़ा ना नुकर के बाद भोजन परोसने लग गई। यशपाल और मामा एक दूसरे के समीप बैठे थे। वे भोजन करने के साथ साथ धीरे धीरे वार्तालाप भी कर रहे थे। सुषमा सोचने लगी, इन्हें मेरा बनाया भोजन रुचिकर लगा कि नहीं। मैंने तो आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रुचिकर भोजन बनाने का प्रयास किया है। अवश्य इन्हें मेरा बनाया हुआ भोजन अच्छा लगा होगा। जीवेश से भी विवाह के विषय में पूछा गया है या नहीं? मुझे जीवन व्यतीत तो उसके साथ ही करना है। मैं पिताजी से तो नहीं कह सकती। हाँ, माँ से अवश्य कहूँगी। भोजन करके वे बैठक में आ गए। जयदेव अभी भी अनिश्चित की स्थिति में था। उसने पूछा, तो क्या मैं विवाह को पक्का समझूं? अगर आप लोगों की कोई मांग हो तो निसंकोच कहिए। मुझसे बन पड़ेगा तो हाँ कहूँगा। हम दहेज के लालची नहीं। हमें सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष वधू चाहिए, और हमने ये सब गुण सुषमा में देख लिए हैं। हम आशा करेंगे कि सुषमा हमारे परिवार के सुख दुख बांटेगी, आपस में सामंजस्य स्थापित करके परिवार को चलाएगी। यशपाल ने कहा, आपके उच्च विचार का मैं सम्मान करता हूँ, मगर पिता होने के नाते मुझे यह सब पूछना पड़ता है। बारातियों के आने जाने का खर्च मैं वहन करूँगा। साथ में 5 तोले सोने व 50 तोले चांदी के जेवरात कन्या को दूंगा। आप जो देना चाहें उसका ना हम विरोध करेंगे, और ना ही जो ना देना चाहें ना ही उसका आग्रह करेंगे। यशपाल ने मामा की ओर दृष्टि डालकर कहा, क्यों, मैंने कोई अनुचित शब्द तो नहीं कहे? नहीं, तुम दोनों के विचार मुझे पसंद आए। विवाह पूर्व लेन देन की बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, अन्यथा ठीक विवाह के समय विवाद खड़ा हो जाता है। बैठक की आवाज़ सुषमा तक पहुंच रही थी। उसके मन में विचार उठा, क्या बिना दहेज के विवाह संभव है? यहाँ तो कम दहेज मिलने पर लड़कियों को जला दी जाती है। कहीं मुझे भी
नहीं नहीं, मुझे ऐसी रुग्ण मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। सुषमा पुनः उन लोगों की बातें सुनने लगी। जयदेव ने कहा, तो सगाई का कार्यक्रम पूर्ण करके ही जाइए। हाँ, हम लोग भी यही चाह रहे। सगाई का कार्यक्रम तत्काल निपटा दिया गया। जैसे जैसे विवाह के दिन नज़दीक आ रहे थे, सुषमा सोचे जा रही थी कि अब मैं ससुराल चली जाऊंगी। वहाँ नया जीवन शुरू होगा, सब लोग नए होंगे, माता पिता छूटेंगे, सहेलियाँ छूटेंगी। उफ, बचपन से जुड़े लोगों से अलग हो जाऊंगी। एक एक करके दिन सरकते गए। निश्चित तिथि से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गए। आज बारात आने वाली थी। बाराती 2 बजे तक आने वाले थे, मगर यहाँ तो 4 बजने जा रहा था। सुषमा फिर विचारों के भंवर जाल में फंस गई। कहीं बाराती आने से रह तो नहीं जाएंगे, मेरा विवाह अधर में तो नहीं लटक जाएगा, बारात की गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गई। ऐसा हो गया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वरना मुझ पर अभी से कुलक्षणी होने का आरोप लग जाएगा। उफ, मुझे ऐसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। बारात समय पर नहीं पहुंचने का कोई दूसरा कारण भी तो हो सकता है। अभी वह विचारों में उलझी हुई थी कि रमेश दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, बारात आ गई। बेचैनी और उदासी की बदली पलक झपकते छट गई। घराती दौड़ दौड़ कर बारातियों का स्वागत करने लगे। चाय नाश्ते का कार्यक्रम खत्म होते ही दूल्हे को मंडप में लाया गया। फिर शुरू हुआ मंडप का कार्यक्रम। बारात में कुछ मनचले युवक भी आए थे। वे इधर उधर भटक कर घरातियों को परेशान कर रहे थे। लड़के लड़कियां एक दूसरे से परिचित हो गप्पे लड़ा रहे थे, एक दूसरे को फांस रहे थे। एक युवक जीवेश के पास आया। उसने जीवेश के कान में कुछ कहा। सुषमा के मन में शंका उठी कि यह युवक जीवेश को मोटरसाइकिल मांगने के लिए तो नहीं उकसा रहा है, पर हमने तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदी है। इन्हें 2 पहियों का वाहन मांगना ही था तो पहले ही क्यों नहीं बताया। अब क्या होगा, ये लोग मांग रखेंगे, पिताजी असमर्थता व्यक्त करेंगे, इनके समक्ष हाथ जोड़ेंगे, पर ये अपनी मांग पर ध्रुव की तरह अटल रहेंगे। पिताजी नाराज हो जाएंगे, आरक्षण केंद्र की प्राथमिकी दर्ज करा देंगे, वर कारावास हो जाएगा और मैं अविवाहित रह जाऊंगी। लोग तरह तरह के दोषारोपण करेंगे मुझ पर। चरित्रहीनता का भी दोष मढ़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा समय नहीं आएगा। वर पक्ष वाले इतना नहीं गिर सकते। विषम परिस्थिति आने पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। विवाह धूमधाम से हुआ। बारात लौट गई। जीवेश ने मोटरसाइकिल तो क्या, हाथ घड़ी तक की मांग नहीं की। सुषमा ससुराल आ गई। एक दिन जीवेश की माँ अमृता ने कहा, जीवेश, तुम 5 लीटर मिट्टी का तेल तो ले आओ। मिट्टी का तेल शब्द ने सुषमा को भयाक्रांत कर दिया। उसे लगा अब मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़का जाएगा, मुझे जला दिया जाएगा। जीवेश मिट्टी का तेल ले आया। मिट्टी का तेल देख सुषमा के सामने दृश्य उपस्थित हो गया। सुषमा को रस्सी से बांध दिया गया है। अमृता उस पर मिट्टी का तेल छिड़क रही है। सुषमा बचाओ बचाओ चिल्लाने का प्रयास कर रही है, पर मुंह में कपड़ा ठुसा गया है और आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। इधर अमृता ने जीवेश से कहा, जीवेश, तुम 1 लीटर मिट्टी का तेल सरोजनी को दे आओ। बिजली चली गई थी, इसलिए मैं उससे उधार लाई थी। जीवेश सरोजनी को मिट्टी का तेल देने चला गया। अमृता ने बहू को आवाज़ दी, बहू, 2 लीटर मिट्टी का तेल स्टोव में डाल दो, शेष को सुरक्षित स्थान पर रख दो, और हाँ, स्टोव सावधानी पूर्वक जलाना, इसके कारण बहुत दुर्घटनाएं घट जाती हैं। सुषमा भयाक्रांत थी। वह कांपती हुई अमृता के समीप आई। अमृता ने देखा सुषमा पसीने से तरबतर है। उसकी मना स्थिति भी ठीक नहीं है। वह घबरा गई। उसने सुषमा से पूछा, अरे सुषमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, सब मर गए क्या? अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ, लाओ। अमृता बेचैन हो गई। वह सुषमा से बार बार उसकी हालत पूछ रही थी। सुषमा ने उसकी बेचैनी ताड़ ली। कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। कैसी बातें करती हो? पसीने से नहा गई हो, शरीर में कपकपी छूट रही है और तुम कहती हो स्वस्थ हूँ।
नहीं बेटी नहीं, डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। सास के वात्सल्य भरे शब्दों ने सुषमा को झकझोर कर रख दिया। अमृता की आंखों से छलकती ममता को देखकर सुषमा स्वयं को संभाल नहीं पाई। वह माँ कहती हुई अमृता के सीने से लिपट गई। उसकी सारी शंकाएं और भ्रम आंसू बनकर प्रवाहित होने लगे और पूरी तरह स्थिर हो गया उसका आशंकित मन।